वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग दाब, वायुमंडलीय दाब और द्रव दाब और घनत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर जो नए हो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसकी पुरानी वीडियो आपको मिल चुकी है मापन संबंधी। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो दाब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दाब को देख लेते हैं। तो दाब किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बल के बराबर होता है जो सतह के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य होता है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। P=F/A। ए क्या है, यूनिट हो गया है F/A। इसका ऐसे बोल सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो P क्या से हो गया F/A, ठीक है। यह एक अदिश राशि है, इसे P से व्यक्त करते हैं। F क्या है, लगने वाला बल है। A क्या है, एकांक क्षेत्रफल है, ठीक है, यूनिट एरिया जिस पर हम लोग दाब लगा रहे हैं, ठीक है। दाब के यह सूत्र से स्पष्ट होता है कि क्षेत्रफल कम होने से दाब अधिक होगा। देखिए P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के, तो अगर A बढ़ेगा तो P कम होगा, A घटेगा तो P बढ़ेगा। मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो दाब कम होगा, एरिया अगर कम होगा तो दाब बढ़ेगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या क्षेत्रफल और दबाव प्रेशर पर क्या इफेक्ट होता है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने पे दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है, या क्षेत्रफल घटाने पे दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है, या कांस्टेंट रहेंगे तब, अगर क्षेत्रफल कांस्टेंट हो तब क्या दाब पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक हो जाता है और क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मोटी सुई की तुलना में पतली सुई शरीर की चमड़े में घुस जाती है, क्योंकि पतली सुई का क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है जिससे वह अधिक दाब लगाती है, जिससे पतली सुई चमड़ी में आसानी से घुस जाती है। तो आई होप आपको दाब के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम मात्रक के बारे में इसकी में देख लेते हैं। दाब का एसआई पद्धति में मात्रक पास्कल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है दाब का मात्रक क्या है, तो वो पास्कल है एसआई पद्धति में। एक पास्कल दाब एक न्यूटन के बल को इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित करने पर उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर एक F का मान हमने यहाँ 1 न्यूटन कर दें और A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो जो P होगा वो 1 पास्कल हो जाएगा, ठीक है। एक पास्कल जो होता है 1 × 10⁻⁵ बार के बराबर होता है। तो बार, अब ध्यान दीजिएगा, आप तक पास्कल तो बहुत सुने होंगे, बार नहीं सुने होंगे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि एक पास्कल जो होता है 1 × 10⁻⁵ बार के बराबर होता है। ये बार भी प्रेशर की ही यूनिट है, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछे जाते हैं कि बार किससे रिलेटेड है, ये यूनिट बार किससे रिलेटेड है, 1 × 10⁻⁵ बार किसके इक्वल में होता है। तो जो आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर जो भी, देखिए पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या, धूल, कण, गैस, ये सब अन्य गैसें हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो भी आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। अतः वायुमंडल दाब उस दाब के बराबर होता है जो वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की सतह पर आरोपित किया जाता है। मतलब वायुमंडल दाब क्या होता है कि वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी पर जो भी दाब, जो भी बल के द्वारा जो भी क्षेत्रफल पर दाब लगाया जा रहा है वही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब का मान 1 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ द्वारा लगाए गए दाब के बराबर होता है, ठीक है, जिसकी पृथ्वी की सतह पर मान 1.013 × 10 न्यूटन अपॉन वर्ग मीटर होता है, ठीक है। 1.013 न्यूटन वर्ग मीटर अपॉन वर्ग मीटर होता है, ठीक है। तो आप समझ लेंगे वायुमंडलीय दाब का मान क्या है, 1 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ में लगाए गए दाब के बराबर होता है, और जिसके पृथ्वी की सतह पर मान क्या होता है, 1.013 होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय दाब की जरूरी मात्रा आप देख लीजिए, 1 न्यूटन 1 पास्कल के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब को ATM मतलब से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यूनिट है, ठीक है, मेजरमेंट है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेजरमेंट होता है। तो 1 ATM बराबर 1.013 × पास्कल होता है, मतलब 1 ATM में होता है 1.013 पास्कल होता है। P वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार अथवा मिली बार होता है। तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, बार अथवा मिली बार होता है। एक बार जो होता है 1 न्यूटन के बराबर होता है, 1 पास्कल के बराबर होता है। 1 मिली बार जो होता है 1 न्यूटन और पास्कल के बराबर होता है। 1 टार
देखिए बार तो सुने होंगे, टार भी सुन लीजिए। एक टार बराबर होता है 1 मिली बार, जो होता है 133.8 पास्कल के बराबर होता है। तो ये आप कुछ छोटी छोटी यूनिट याद रखेंगे जो कि आपके क्वेश्चन में पूछी जाती है, बाद में बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, मानक वायुमंडलीय दाब का मान मध्य समुद्र तल पर वायु के द्वारा लगाए गए दाब के बराबर होता है, जिसका मान 101325 पास्कल होता है। तो इसको आप 101 325 इतना याद रखेंगे, 101 325। तो मानक वायुमंडल दाब जो होता है वो कहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड वायुमंडलीय दाब मानते हैं, वो समुद्र के मध्य तल पर स्थित है। ठीक है, वायु के द्वारा लगाए गए दाब को हम वायुमंडलीय दाब का मानक मानते हैं। ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है 101 325 होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय दाब का जो मापन है मैनोमीटर नामक उपकरण द्वारा किया जाता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय दाब को हम किससे मापते हैं? मैनोमीटर से। ठीक है, ऊपर की ओर जाने पर 1000 फुट ऊपर जाने पर 1 इंच पारे स्तंभ के बराबर दाब में वृद्धि होती है। अब देखिए पूछा जा रहा, ऊपर अगर आप जा रहे हैं लगभग 1000 फुट ऊपर चले जाएँ तो पारे में कितना अंतर आएगा? तो 1 इंच पारे के स्तंभ के बराबर दाब में वृद्धि होती है। क्या होती है? दाब में वृद्धि होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय दाब के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, आप इसको समझ लीजिए। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन में स्याही इसलिए रिसने लगती है क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाता है, जिससे कम दाब होने के कारण पेन के अंदर भरी स्याही बाहर निकलने लगती है। वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण पर्वतारोही तथा उक्त रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों को ऊंचाई पर जाने पर उनकी नाक से खून निकलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब का मान शरीर के रक्तचाप से कम हो जाता है, जिससे खून उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि वायुमंडल, जैसे कि आप कोई एयरप्लेन में ऊपर उड़ रहा है तो ऊपर क्या है? वायुमंडल मतलब दाब अधिक है। जैसे दाब अधिक है क्या है कि जो अब यहाँ जो प्रेशर जो स्याही जो मान लीजिए किसी रिफिल में स्याही भरी होगी तो स्याही दाब अधिक पाकर क्या होगा? नीचे की ओर रिसने लगेगी। जब नीचे की ओर रिसने लगेगी तो क्या होगा? वो फैलने लगेगी। हम लोग क्या होते हैं, जैसे ही दाब, जैसे ऊपर हम मान लें वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाता है, वहाँ पे जैसे और ऊपर अधिक जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए बहुत ऊंचाई पे आप चले गए तो क्या वायुमंडल दाब कम है? किसी पृथ्वी के दाब पर वो भरी गई है। जो यहाँ पे टेम्परेचर, पृथ्वी पर टेम्परेचर, उसके दाब पे हम लोग भरे हैं उस स्याही को। जैसे बहुत अधिक हाइट पर जाते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे क्या होता है कि जिस दाब पे हम लोग भरे वो पेन क्या होता है, उस दाब बहुत हल्का हो गया तो उस प्रेशर कम होने के कारण वो स्याही धीरे धीरे निकलने लगती है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या, कोई पर्वतारोही है, एक ज़्यादा ऊंचाई पे चला जाता है। ठीक है, अब मान लिया 8,000 फुट ऊंचाई है, 1000 फुट से कहीं ज़्यादा है, 8,000 फुट ऊंचाई पे पर्वत है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग को दिक्कत क्या हो जाती है कि वहाँ पे फिर क्या होते हैं कि दाब कम हो जाता है। दाब कम हो जाने क्या होते हैं कि जो ब्लड का आप पृथ्वी पे जो चल रहे हैं ब्लड का सर्कुलेशन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के आधार पर, और जैसे ऊपर जाते हैं तो दाब कम होने का जो ब्लड का फ्लो है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब उच्च दाब से निम्न, निम्न से उच्च चलने लगता है, उल्टा रिवर्स खून का प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। ठीक है, द्रव दाब क्या है? द्रव के अंदर किसी बिंदु पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव दाब कहते हैं। मतलब द्रव के पॉइंट पर, किसी द्रव के किसी एक बिंदु पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम द्रव का दाब कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब की तरह सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। द्रव का दाब भी जैसे वायुमंडल में दाब लगता है वैसे द्रव का भी दाब होता है। द्रव का दाब का मान द्रव की घनत्व पर, सतह की गहराई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, और यह परंतु यह विस्तृत की आकृति पर निर्भर नहीं करता, मतलब यह इस बात पर नहीं निर्भर करेगा कि बर्तन कैसा है। ठीक है, तो इसका जो आप मानते हैं प्रेशर के जो द्रव के लिए जो मान होता है P=ρHg होता है, जहाँ P द्रव का दाब है, G गुरुत्वीय त्वरण है, H द्रव की सतह की गहराई है, और जो ρ है द्रव का घनत्व है। ठीक है, घनत्व हम लोग देख लेते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो द्रव्यमान होता है उसे हम घनत्व कहते हैं। किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन पर जो द्रव्यमान होगा वही उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है, या द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करती है, एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ρ मास अपॉन वॉल्यूम, जहाँ m पदार्थ का द्रव्यमान, v पदार्थ का आयतन और ρ पदार्थ का घनत्व है। तो आई होप आपको घनत्व भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व का एसआई पद्धति मात्रक
जो घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, मास किलोग्राम, और क्या होता है ये वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। पानी में घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, जो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जो सबसे अधिकतम घनत्व होता है वो क्या था 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें शायद पर मीटर क्यूब नहीं लिख पाया गया है, तो उसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मात्रा मास से किलोग्राम और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो इसको आप ध्यान रखिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर तो लगाया पर मीटर क्यूब नहीं लिख पाया, तो उसको आप ध्यान दे दीजिएगा। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, जल के सापेक्ष किसी बर्तन का घनत्व तथा उसके आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। मतलब कि हम जानते हैं कि जब किसी भी वस्तु में, जैसे द्रव है, अब द्रव जब हम लोग बर्तन, मतलब मान लीजिए किसी पानी को हम लोग गर्म करते हैं, तो क्या होता है, पानी तो गर्म होता है, साथ साथ उस जो बर्तन, जिस बर्तन में धातु का अगर बर्तन है तो उस बर्तन की आकृति में भी कुछ प्रसार होता है, तो यही उसका क्या होता है, आभासी प्रसार होता है, जिसके कारण इसको हम घनत्व, जो यहाँ पे जो घनत्व होगा उसका आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व का आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यह एक मात्रक विहीन राशि है। घनत्व इसमें क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व में कोई भी राशि नहीं होती है, तो आप इसका मात्रक नहीं होता है, इसको आप ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि यह दो घनत्वों का अनुपात होता है। आपेक्षिक घनत्व जो होता है, घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर, आप ध्यान रखिए, जो आपेक्षिक घनत्व अपॉन 4 डिग्री पर घनत्व, इसका मान हमेशा धनात्मक होता है तथा आपेक्षिक घनत्व का मान विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व को ही हम विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। तो आई होप आपको आपेक्षिक घनत्व समझ में आ रहा होगा। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, तो उत्प्लावन बल उस बल को कहा जाता है जो पानी में डूबी हुई वस्तु के द्वारा महसूस किया जाता है। ठीक है, जो पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डूबा हो तो उस वस्तु पर जो भी एक नीचे के द्वारा, देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पानी पर तैरता है तो नीचे के द्वारा एक ऐसा बल लगाया जाता है कि उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर तैरने के लिए वहाँ से नीचे से एक फोर्स लगता है, तो वही उसका क्या होता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक बल अनुभव करता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। वही मैंने कहा, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे की ओर डुबाते हैं, जैसे जो तैरने वाली चीज़, तो क्या होगा, नीचे से एक फोर्स क्रिएट होता है उसको ऊपर उठाने के लिए, तो वही जो बल होता है वो उत्प्लावन बल कहलाता है। इसी प्रकार किसी गैस अथवा द्रव के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले प्रवृत्ति उत्प्लावकता कहलाती है। मतलब कि किसी भी गैस और द्रव के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल लगाना होता है, वही इसकी जो प्रवृत्ति होती है उत्प्लावकता कहलाती है। इसको ध्यान रखिए, उत्प्लावन जो होता है, बल के कारण द्रव में डूबी वस्तु का भार उसके वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। ठीक है, हम लोग नदी में तैरते हैं या नदी में नहाते हैं तो हमारा वजन अपने आप घट जाता है और वस्तु हल्की प्रतीत होती है। उत्प्लावन बल का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिए उत्प्लावन बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बात को आप लोग ध्यान दे दीजिए। द्रव का घनत्व पर सबसे पहले निर्भर करता है, तो उत्प्लावन बल का मान द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। अर्थात यदि किसी द्रव का घनत्व अधिक हो तो उत्प्लावन बल का मान अधिक होगा, यदि द्रव का घनत्व का मान कम है तो उत्प्लावन बल का मान कम होगा। देखिए द्रव के घनत्व पे पूछता है क्वेश्चन, द्रव के घनत्व पर उत्प्लावन बल का क्या इफेक्ट पड़ता है, द्रव के घनत्व पर उत्प्लावन बल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं आमतौर पे हम लोग उत्प्लावन बल पढ़ लेते हैं, इसके तरीके पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक डिटेल में नहीं जाते हैं। तो जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेसिक डिटेल में इसके इंटरनल पार्ट को पूछता है, तो इसलिए हमने इंटरनल पार्ट को कंसीडर कर रखा है नोट्स में। तो आप समझ में रहे होंगे उत्प्लावन बल पर द्रव का क्या घनत्व है। द्रव का घनत्व बढ़ेगा तो उत्प्लावन बल बढ़ेगा, द्रव का घनत्व घटेगा तो उत्प्लावन बल भी घट जाएगा। वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का मान द्रव में डुबाई जाने वाली वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। यदि वस्तु का आयतन अधिक हो तो उसके द्रव का अधिक भार विस्थापित किया जाएगा और जिसके कारण वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान भी अधिक होगा। जबकि वस्तु का आयतन कम है तो वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान कम होगा। जिससे आप समझ में आ रहा होगा कि वस्तु का अगर आयतन अधिक
तो उत्प्लावन बल अधिक, आयतन कम तो उत्प्लावन बल भी कम। जैसे तैरती हुई वस्तु को हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन बल केंद्रक कहते हैं। ठीक है, किसी भी कोई भी अगर मान लीजिए कोई तैरती हुई वस्तु वो अपने केंद्र से जो है पानी को हटाएगी, वही उसका उस द्रव का गुरुत्व केंद्र या उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। जब तैरने वाली वस्तु स्थायी संतुलन में होती है तो उत्प्लावन केंद्र व गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित होते हैं तथा मित केंद्रक गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है। अब वो द्रव जब होता है उसमें क्या, जब पानी मान लीजिए कोई नाव है किसी पानी में टहल रही है तो उसका एक सेंटर होगा किसी जहाँ पे उस नाव का संपूर्ण भार कार्य कर रहा है, और उसी जगह पर क्या बोलते हैं द्रव उसी पॉइंट से हटना चालू होता है। ठीक है, तो वहाँ पे मित केंद्रक मतलब दोनों की जो केंद्र की दिशा होती है वो एक ही जैसी हो जाती है। ये तो आई होप आपको वस्तु के आयतन के बारे में भी समझ में आया। तो उत्प्लावन जो बल होता है दोनों घनत्व और आयतन दोनों पर निर्भर करता है, और दोनों पे घटाएंगे तो घटेगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्रवों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और कुछ नियम प्रतिपादित किए। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी ठोस को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कुछ कमी आ जाती है। वस्तु के भार में आने वाली उस कमी को द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। मतलब कि जब क्या है कि जब किसी भी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से किस द्रव में डुबाया जाता है तो उसके वस्तु के भार में हमें कमी प्रतीत होती है, और ये वस्तु के भार में जो कमी प्रतीत होती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। मतलब वस्तु जितनी उसके भार होता है वो उतना ही द्रव आप जो है वो विस्थापित करता है जिससे वो आगे की ओर तैर सके। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन का नियम जो आर्किमिडीज के सिद्धांत को ही उत्प्लावन का नियम भी कह सकते हैं। इस प्रकार जो उत्प्लावन बल होता है भार में आभासी कमी के बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर। अगली बात आर्किमिडीज के सिद्धांत के उपयोग हम लोग समझ लेते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करके पनडुब्बियों का निर्माण किया जाता है। देखिए भाई पनडुब्बी भाई तैरती हैं तो इसी का प्रयोग करते हैं भाई, वो जितना विस्थाप उसी के बराबर वो अपने वेट के ही बराबर क्या बोलते हैं पानी को हटाएगी तभी तो तैर पाएगी। पनडुब्बी प्लावन के नियम तथा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। और देखो वह पनडुब्बी क्या संसार में अगर द्रव में कोई भी चीज़ तैरती है तो इन दोनों नियमों का पालन उसे करना ही पड़ता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। द्रव घनत्वमापी में भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसकी सहायता से द्रवों के विशिष्टतम गुरुत्व का मापा जाता है। लैक्टोमीटर भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर होता है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक लैक्टोमीटर की सहायता से दूध में मिलावट दूध की शुद्धता को ज्ञात की जाती है। तो आई होप इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। 1 से 2 बार इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लेंगे तो दाब, वायुमंडलीय दाब, द्रव का दाब और घनत्व के बारे में अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहता है, और जो है इस तरह से हम नई वीडियो आपके सामने हमेशा अपलोड करते रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।